गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9 हिस्ट्री से, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो फर्स्टली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ट्रेडर्स कौन होते हैं। जब कोई भी पर्सन, जब कोई भी फैक्ट्री या जहाँ पर भी कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ से उसको ख़रीद के और मार्केट या फिर किसी भी प्लेस पर ले जाकर जब उसे बेचता है, सेल करता है, उसको हम ट्रेडर कहते हैं। किंग्स होते हैं हु आर रूलिंग ऑन द पीपल, एंड पिलग्रिम्स होते हैं जो कहीं पर जाते हैं और यात्रा, जो यात्री हैं, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो जो यात्री हैं उनको पिलग्रिम्स कहा जाता है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे पिलग्रिम्स आए थे, तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। ट्रेडर्स कौन थे, कहाँ से आए थे, किंग्स कौन थे, पिलग्रिम्स कौन थे, इनका क्या रोल था सोसाइटी में, इसके बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ मैंने आपको जगिनी के बारे में बताया, वो गांव में एक मेला लगा है, वहाँ जाती है और वहाँ उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि वहाँ पर उसे पॉट्स, शाइनी स्टील पैन्स मिल रहे हैं, प्लास्टिक की बकेट्स देखने को मिल रही हैं, कलरफुल कपड़े देखने को मिल रहे हैं, टॉयज़ देखने को मिल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से आ रही हैं? सिटीज़ से। और कौन ला रहा है? ट्रेडर्स। अब वो पूछती है कि ये जो है ये कौन है, ये इधर से उधर क्यों जाते हैं, मूव क्यों करते हैं? तो उसकी मदर बताती है कि ये जो इधर से उधर मूव करते हैं ये ट्रेडर्स हैं, जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेचते हैं। और ये जहाँ पर माल बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वहाँ से खरीद के इसको किसी भी मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स? You read about the northern black polished ware in chapter 8. This fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. अब इसमें मैंने आपको इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था बच्चों, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, उसमें मैंने आपको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में बताया था कि जो कि नॉर्दर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ब्लैक कलर के जो वेयर यानी कि बर्तन जो पाए जाते थे ब्लैक पॉलिश्ड होते थे, ये उनकी पहचान थी जो उस टाइम पीरियड में पाए जाते थे। और ये इससे बहुत अच्छी पोट्रीज बनाई जाती थी, बाउल्स बनाए जाते थे, प्लेट्स बनाई जाती थी। तो इनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। इनको जब जो ये चीज़ें आर्कियोलॉजिकल साइट से मिली हैं, इनको देखकर हमें इस टाइम पीरियड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। हाउ डू यू थिंक इट रिच दीज प्लेसेस? अब आप लोग सोचते होंगे कि ये चीज़ें इस जगह पर कैसे पहुंची होंगी। ट्रेडर्स में हैव कैरिड दैम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल दैम एट अदर प्लेसेस, यानी कि जो ट्रेडर्स होते होंगे वो इनको कैरी करते होंगे और दूसरी जगह पर ले जाकर इनको बेच देते होंगे। साउथ इंडिया वॉज फेमस। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिस जगह पर फेमस थी और उनको दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। इसमें आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए साउथ इंडिया। इसमें देखिए जो ये साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस। उसके बाद में आपका स्पेशली पेपर, प्रेशियस स्टोन्स, पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन अम्पायर। ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप लोग जो है इसको मार्क कर लीजिए। जो साउथ इंडिया है वहाँ से ये मंगवाया जाता था सामान, साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में गोल्ड, स्पाइसेस और जिसमें हमारा पेपर और इम्पॉर्टेंट स्टोन्स वगैरह आते थे। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन अम्पायर। रोमन अम्पायर में बच्चों जो इंडिया का जो काली मिर्च जिसको हम कहते हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, यानी कि ये लोग जो थे ये इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे, ब्लैक पेपर को। सो ट्रेडर्स कैरिड मे ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स। अब जो ट्रेडर्स थे वो शिप से सी को पार करते हुए इसको वहाँ तक पहुँचाते थे। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया। अब जब ये ट्रेडर्स सामान पहुँचाते होंगे रोमन कंट्रीज़ में, तो जो रोमन कंट्रीज़ हैं वो बदले में जो साउथ इंडिया के ट्रेडर्स हैं उनको पे करते होंगे गोल्ड कॉइन्स में, जो कि हमें साउथ इंडिया में देखने को मिले हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज रीच इंडिया? वो कैसे पहुँचे होंगे इंडिया में सिक्के जो हैं, वो मैंने भी आपको बताया कि जो रोमन जो ट्रेडर्स थे इंडिया के, वो वहाँ जाकर सीज़ को क्रॉस करते हुए शिप्स के थ्रू, कारवास के थ्रू जाते थे और वहाँ पर सामान बेचने के बाद उन्हें जो कॉइन्स मिलते थे वो गोल्ड के होते थे, जो कि हमें
इंडिया में, साउथ इंडिया में मिले हैं। उसके बाद अ पोएम अबाउट ट्रेड। अब यहाँ एक पोएम है, वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम्स। अब यानी कि हमें ट्रेड के बहुत सारे जो एविडेंस है वो संगम लिटरेचर, मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, तमिलनाडु में लिखा गया था और मदुराई नाम की जगह पर, उसी में पोएम में एविडेंस मिले हैं ट्रेड के। हियर इज़ वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रॉट इनटू पुहार, यानी कि जो पुहार है वहाँ पर लाए जाते थे, एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट, यानी कि ईस्टर्न पार्ट जो है हमारे इंडिया का तमिलनाडु वाला, वहाँ पर एक पोर्ट है पुहार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है। उसके बाद है स्विफ्ट prancing horses by sea in ships, bales of black paper in carts, gems and gold born in the Himalayas, sandalwood born in the western hill। अब ये चीज़ें बताई गई हैं कि प्रांसिंग हॉर्स जो है वो सी के द्वारा शिप से मंगाए जाते थे, ब्लैक पेपर जो है वो कार्ट्स के थ्रू मंगाए जाते थे, जेम्स एंड गोल्ड बॉन्स जो है हिमालय से मंगाए जाते थे, सैंडलवुड जो है वो वेस्टर्न हिल्स में पाई जाती थी, चंदन की लकड़ी, और पर्ल्स के मामले में सदर्न सीज वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, कोरल्स जो है ईस्टर्न ओशियन से मंगाए जाते थे, और गंगा, यील्ड ऑफ द गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, जो क्रॉप्स है वो कावेरी वाले एरिया से, गंगा वाले एरिया से मंगाई जाती थी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इस पोएम में बताई गई है। जो संगम लिटरेचर में पोएम लिखी हैं उसके अंदर भी पता चला है कि ट्रेड जब किया जाता था तो कौन सी चीज़ें कहाँ से मंगवाई जाती थी। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड several sea routes, some of these followed the coast, there were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantage of the monsoon wind to cross the seas more quickly. So if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon and sturdy ships had to be built for these long journey। अब इसमें बताया गया है कि जो ट्रेडर्स हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से होते हुए सी रूट कवर करते थे, और इसमें जो है इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आता है वो उसकी जो विंड है वो बहुत हेल्प करती थी शिप को जिस जगह वो जाना चाहते हैं उस जगह ले जाने में। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट। अब जो न्यू किंगडम थे कोस्ट के पास यानी समुद्री किनारे के पास जो थे उनकी बात हो रही है। द सदर्न हाफ ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। जो हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसमें आपको कोस्टल एरिया भी मिलेगा, हिल्स भी मिलेंगे, जैसे अनाईमुदी हिल्स हैं, कार्डमम हिल्स हैं, डोडाबेटा हिल्स हैं, प्लेट्यू एरिया भी है, डेक्कन प्लेट्यू है जैसे कि, और रिवर्स तो है ही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब। अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल्ड द रिवर वैली एंड द कॉस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। अब जो चीफ और किंग होते थे वो कंट्रोल करते थे रिवर वैली वाले एरिया को, और जो वहाँ पे जितना भी जो टैक्स आता था वो भी इन्हीं लोगों के पास रहता था। संगम पोएम्स में मूवेंदार वर्ड आया है बच्चों, एक मूवेंदार वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अ तमिल वर्ड, ये एक तमिल लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है 3 चीफ्स यूज फॉर द हेड ऑफ 3। उसके बाद देखो रूलिंग फैमिलीज, द चोला किसके लिए आया है, ये जो वर्ड आया है मूवेंदार ये आया है चोलास, चेराज एंड पांड्यास के लिए, जो कि 2300 ईयर्स अगो यानी 2300 साल पहले बहुत पावरफुल हुआ करते थे साउथ इंडिया में। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में कि जो मूवेंदार है वो कौन से रूलर्स के लिए यूज़ हुआ है, तो ऑप्शन में आ सकता है चोलास, चेराज। अब इसके बाद देखिए मूवेंदार जो वर्ड है उसके लिए आ सकता है क्वेश्चन कि मूवेंदार जो है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आपको बताना है उसमें कि वो तमिल लैंग्वेज का वर्ड है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है सेकंड क्वेश्चन कि मूवेंदार वर्ड जो है वो किन रूलर्स के लिए यूज़ हुआ है। ऑप्शन ए चोलास, चेराज, पांड्यास, ऑप्शन बी चोलास, चेराज, ऑप्शन सी पांड्यास, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें मार्क करना होगा चोलास, चेराज एंड पांड्यास। ईच ऑफ द 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर। अब जो चोलास थे उनके भी 2 सेंटर थे, इंपॉर्टेंट पावरफुल सेंटर थे, चेरास के भी 2 इंपॉर्टेंट पावर सेंटर थे और पांड्यास के भी, यानी कि एक तो था जो
इनलैंड यानी कि समुद्र से दूर लैंड वाले एरिया में उनका एक पावरफुल सेंटर था, और एक था जो कोस्टल एरिया में था। तो ऐसे करके टोटल 6 इम्पॉर्टेंट सेंटर थे साउथ इंडिया में, जो कि चोलास, चेरास एंड पांड्यास के कंट्रोल में थे। ठीक है, तो इसमें मैं मार्क करती जा रही हूँ, आप लोग भी अपनी बुक में मार्क करेंगे सभी बच्चे। इसमें देखिए 3 चीफ्स हैड 2 सेंटर्स ऑफ पावर, 1 इनलैंड एंड 1 ऑफ द कोस्ट, यानी कि एक इनलैंड में और एक कोस्टल एरिया में। 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, जो 6 हैं उनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है पुहार, इसको कावेरी पट्टनम, द पोर्ट ऑफ द चोलास, ये जो एरिया है ये चोलास के अंडर में था, जिसको पुहार या कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। और मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, पांड्यास जो थे इनकी कैपिटल थी मदुरई। मदुरई के बारे में मैंने आपको थ्राइविंग वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स चैप्टर में बताया था। यहाँ पर संगम लिटरेचर लिखा गया था, एक असेंबली कंडक्ट की गई थी जिन्होंने संगम लिटरेचर लिखा था। तो ये चोलास के अंडर में था पुहार, जिसको कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, पोर्ट था ये। और पांड्यास के अंडर में था मदुरई, जो कि कैपिटल थी पांड्यास की। उसके बाद द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। अब चीफ जो था वो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करता था, वो क्या करता था, वो इसके बदले कहता था कि मुझे गिफ्ट दे दिए जाए लोगों के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। वो क्या करता था कि जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए जाते हैं, यानी कि सैन्य अभियान चलाए जाते हैं, वो करता था, और जो आसपास के जो पड़ोसी एरियाज़ हैं वो उसको नजराना या फिर गिफ्ट दिया करते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स, पोइट्स। वो क्या करता था, जो भी उसके पास में वेल्थ आती थी मिलिट्री एक्सपीडिशन करने के बाद एज अ ट्रिब्यूट, उसको वो कुछ पार्ट अपनी फैमिली के लिए रख लेता था, कुछ सोल्जर्स में दे देता था और कुछ पोइट्स के बीच में बांट देता था। मैनी पोइट्स हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन कंपोज्ड पोएम इन प्रेज ऑफ चीफ्स who often rewarded them with precious stones, gold, horses। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पोइट्स थे जो कि संगम कलेक्शन कंपोज किया था जिन्होंने, उनको रिवॉर्ड दिए गए थे, जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स एंड क्लॉथ। ये सारी चीज़ें उन पोइट्स को दी गई थी जिन्होंने संगम लिटरेचर में पोएम्स लिखी थी। अब इसके बाद में 200 साल पहले एक डायनास्टी के बारे में पता चलता है जिसको सातवाहनास के नाम से जाना जाता है, जो कि हमें वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अपनी बुक में आप मार्क कर लीजिए। सातवाहनास के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सातवाहनास डायनास्टी थी वो इंडिया के कौन से पार्ट में थी, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न या सदर्न? तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न इंडिया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहनास कौन थे? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। क्या नाम था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। उसके बाद है वी नो अबाउट हिम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमा बालाश्री। He and other Satvana rulers were known as lords of the Dakshinapath, literally the route leading to the south, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. यानी कि जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी हैं उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, जो कि इसमें पता चलता है कि उनका जो नाम है वो गौतमी पुत्र उनकी मदर के नाम पे रखा गया, गौतमी बालाश्री। और उन जो सातवाहना रूलर्स थे वो लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, उसके बाद है लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, लिटरली द रूट, जो कि साउथ को लीड करता था एरिया, और जो कि सदर्न रीजन पूरा है जो उसके लिए जाना जाता था। ठीक है, और ये ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न कोस्ट पर अपनी आर्मी भेजा करते थे। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारा जो बताया मैंने सातवाहनास के बारे में, इसको मार्क कर लेना। वाई डू यू थिंक ही वांटेड टू कंट्रोल द कोस्ट? अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि क्यों चाहता था कि मैं कोस्टल एरिया पे कंट्रोल करूं? बिकॉज ऑफ ट्रेड जो है वो कोस्टल एरिया के थ्रू ज़्यादा होता था, शिप्स के थ्रू। तो जितना ज़्यादा ट्रेड आप करोगे तो आपको जो भी वहाँ का रूलर होगा उसको बदले में कुछ टैक्स, कुछ रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। अब स्टोरी ऑफ सिल्क रूट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जितना मैंने आपको ये पढ़ाया इसको आपको ध्यान से समझना है, जितना भी मैंने अभी आपको समझाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आपने जो मैंने वीडियो भेजा आप उसको ध्यान से देखा या नहीं।
फिर हम इसके मैं एक और वीडियो बनाऊंगी द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट की, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर हम बुद्धिज़्म को देखेंगे इसके बाद में। फिर बुद्धिज़्म में देखो ये पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। फिर ये यहाँ पर एक कारले जो महाराष्ट्र में एक केव है उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर द बिगिनिंग ऑफ भक्ति के बारे में देखेंगे। फिर हिंदू क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें हम चैप्टर में देखेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो ध्यान से देखना है। चोलास, चेरास, पांड्यास के बारे में जो मैं बताया वीडियो में वो ध्यान से सुनना है, समझना है और बुक में मार्क करना है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करनी है। थैंक यू सो मच बच्चों, और इस वीडियो को आप देख लेना। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।